जब ससुराल वालों बहू से बच्चा छीन कर घर से निकाला तो बहू ने क्या किया। जलकुंभी के नीले सुंदर फूलों से सजी सिवनी नदी भी राधिका का मन शांत नहीं कर पा रही थी। घाट की सीढ़ियों पर बैठे काफ़ी देर हो चुकी थी। चारों तरफ असीम शांति थी। बस कुछ चिड़िया के झुंड गोधूली बेला में अपने घोंसले की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। राधिका ने फ़ोन लगाया। पूरी घंटी जाने के बाद भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। घाट की सीढ़ियों पर पुराने कपड़े बिखरे पड़े थे जो कि कई श्रद्धालु नहाने के पश्चात वहीं छोड़ जाते थे। राधिका उन बिखरे बदरंग कपड़ों को देख सोचने लगी कि उसकी ज़िंदगी भी इन बदरंग बिखरे कपड़ों से कम नहीं। कपड़ों में छूटा पाप सिवनी नदी अपने साथ बहा ले जाएगी। राधिका को लगा कि वह भी सिवनी नदी है जो अपने पति के घर का पाप धोते हुए सब मैली हो गई है। राधिका ने फिर फ़ोन लगाया परंतु अभी भी कोविड-19 से बचने का संदेश बजा और अपने आप ही फ़ोन कट गया। वो अनु की बचपन की मधुर स्मृतियों में गुम होने लगी और जैसे ही माँ का हृदय वात्सल्य से भर उठता तो वह तुरंत रोते हुए अपना फ़ोन लगाती। आकाश में घने बादल छाए हुए थे परंतु सारा नीर राधिका की आंखों से झरने लगा। न जाने कितनी बार वह सूरज को फ़ोन लगा चुकी थी। घंटी पूरी जाती पर कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। शायद सूरज ने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में कर दिया था। ममता का गला घोट दिया। बेचैन माँ का सब्र बांध टूट गया और उसने सीधे अपने वकील को फ़ोन लगाया। सागर जी देखिए ना, लॉकडाउन हुआ है तो क्या मैं अपने बच्चे से बात भी नहीं कर सकती। महीने में सिर्फ 2 दिन मिल पाती, उसमें भी देखो सूरज कितना नाटक कर रहा है। मैंने उसे कितने संदेश भेजे कि मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं वीडियो कॉलिंग करना चाहती हूँ परंतु कोई जवाब नहीं आया। ना ही वह खुद फ़ोन कर रहा है और ना ही मेरा फ़ोन उठा रहा है। राधिका ने एक ही सांस में यह पूरी बात कह डाली। अब अगला शनिवार तो अगले महीने आएगा, तब तक क्या मैं अपने अनु की शक्ल नहीं देख पाऊँगी। राधिका रोने लगी। पता नहीं कैसा होगा मेरा अनु। मैं कल ही पेपर तैयार करता हूँ। ऑनलाइन केस की सुनवाई होने लगी है। आपकी समस्या जज के सामने रखूँगा। इस बार हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। वकील बाबू सागर ने राधिका को आश्वासन देते हुए चुप कराया। राधिका घाट की सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई। एक एक सीढ़ी चढ़ना उसे बहुत ही भारी महसूस हो रहा था। उसका पूरा शरीर थका और शक्ति से हीन लग रहा था। मन का बोझ रफ्तार को धीमी कर रहा था। जीवन की निष्ठुरता और घोर अंधेरा उसे घेरे जा रहा था परंतु फिर भी हिम्मत बांधते हुए वह धीरे धीरे ऊपर बढ़ती गई और अपने घर की तरफ मुड़ गई। राधिका का मलिन मुख देख माँ समझ गई कि राधिका की अनु से बात नहीं हो पाई है। माँ ने बेटी को हौसला देते हुए बोला, कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करना, क्या पता नेटवर्क की समस्या हो। आप चुप रहो, राधिका ने चिढ़ते हुए कहा। आप लोगों की वजह से ही मेरी ज़िंदगी इस दो राह पे खड़ी है। आपको ही मेरी शादी की जल्दी पड़ी थी, जैसे कि मैं कोई बोझ हूँ। आपका बोझ तो उतर गया और पर मेरा क्या। आखिर अपनी भड़ास राधिका कहाँ निकालती। माता पिता भी चुपचाप उसके कटु वचनों को सुनते रहे। किसी की तनिक हिम्मत ना हुई कुछ बोलने की। पढ़ी लिखी समझदार बेटी का कहना ना मानकर उसकी इच्छाओं का गला घोंटकर उन्होंने सिर्फ सच में ही अपना बोझ हल्का किया था। इन सब के लिए कहीं ना कहीं वह स्वयं को जिम्मेदार मानते थे। शादी के 5 साल गुजर गए थे। 1 साल के अंदर ही अनु का जन्म हो गया। न जाने क्या समय के साथ साथ पति का व्यवहार बहुत ही रूखा होता चला गया। हर बात का जवाब चिढ़ कर देना, हर बात पर ताने मारना, हर चीज़ में नुक्स निकालना और राधिका को बेइज्जत करने का तो वह जैसे बहाना ही ढूंढता रहता था। राधिका की शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल नरक बन चुकी थी। थोड़ी बहुत खुशी जो उसे परिवार से मिलती वह सिर्फ अनु की वजह से। उसका मरुस्थली जीवन में अनु एक मरीचिका की तरह आया था। लड़का जन्मने की वजह से राधिका घर में थोड़ा बहुत मान सम्मान था परंतु वह भी सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे ही घर में कोई बाहर अबाला आता सासू माँ के तो बात का
करने का लहजा ही बदल जाता। लोगों के सामने बड़े प्यार से अपनी बहू से बात करती और जाते ही नौकर से बदतर। यह गिरगिटिया रंग राधिका कई बार देख चुकी थी। राधिका अपना दुखड़ा बताती तो बताती किसको, जब दोस्त के तरह साथ निभाने वाले पति ही दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहा था तो दूसरों से तो कोई आशा की उम्मीद ही नहीं थी। सासू माँ का ख्याल था कि इकलौती बेटी होने के कारण राधिका के घरवाले बेटी को गहने और कपड़े में तौल देंगे, साक्षात लक्ष्मी बहू का स्वरूप धारण कर अकुल संपत्ति लाएगी। दोनों नंदों का बेड़ा पार हो जाएगा। पढ़ी लिखी, धनवान, गुणवान, सीलवान और सीधी सादी बहू की इच्छा किसे नहीं होती। दो भाइयों की इकलौती बहन राधिका सुंदर और मर्गनयनी थी। ना जाने कितने लड़के वाले राधिका को देखकर चले गए थे और अपने घर की बहू बनना चाहते थे, परंतु माता पिता अपनी लाडली को सरकारी बाबू के साथ ब्याह कर धन्य समझ रहे थे। पढ़ाई लिखाई में होशियार राधिका ने अनेक अपने सपने सजाए थे, परंतु कॉलेज का आखिरी साल खत्म होते ही माता पिता ने उसके हाथ पीले करने का निर्णय लिया। बेटा, हमें भी तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना है। राधिका ने बहुत मना किया था, कितना रोई और भूख हड़ताल भी की थी उसने, परंतु सभी कोशिश पर पानी फिर गया। वह पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर माता पिता एक अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि राधिका के ससुराल वाले इतने लालची और क्रूर होंगे। बड़ी मुश्किल से राधिका की बड़ी ननद का विवाह हुआ, परंतु वह भी 1 साल के भीतर अपने मायके आकर बैठ गई। छोटी ननद का कहीं नैन मटक्का चल रहा था, जिससे राधिका भाप गई थी। कई बार उसने ननद को नीचे वाली मंजिल की बालकनी से इशारे करते हुए देखा था, परंतु अपने आप कुछ बोल ना पाई। वह समय और था जब समझदारी के ताले दरवाजे पर लटके थे और आधी ढकी खिड़कियों से भरोसे के रिश्ते अंदर आते थे। आज राधिका छत पर आलू के पापड़, सूखी आम, मिर्च, धनिया और मसालों को धूप दिखा रही थी। सभी चीज़ों को जमीन पर फैलाकर जैसे ही राधिका छत की ग्रिल के पास पहुंची तो अपनी छोटी ननद का मजनू नीचे खड़ा पाया। दूर से गली के नुक्कड़ पर ससुर जी भी आते दिखाई दिए। राधिका चुपचाप नीचे उतर आई और रसोई पर चली गई। ससुर जी ने छत में खड़ी राधिका और नीचे खड़े लड़के को देख लिया था, परंतु घर में कुछ नहीं बोला। कई बार राधिका सूरज से अपना कसूर पूछती, परंतु सूरज उसका उचित उत्तर नहीं देता और कुछ भी बकवास कर चला जाता। कई बार वह घर ही नहीं आता और ऑफिस से सरकारी दौरे का बहाना बनाकर कई दिनों घर से दूर रहता था। अचानक आई सरकारी दौरे की बार राधिका के समझ में नहीं आया। कभी कुछ पूछो तो कभी पत्नी के बीच भूकंप आ जाता। रोज रोज सासू माँ के ताने कम थे जो अब पति के भी सुनने पड़ रहे थे। इन सरकारी दौरों का मतलब उसे उस दिन समझ में आया जब एक दिन अचानक सुधा का फोन आया। राधिका, कहाँ हो? 3 बार देख चुकी हूँ जीजा जी को एक लड़की के साथ। मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था साइट पर। हसीना के साथ बैठे हुए थे, काफ़ी कम उम्र की लग रही थी। वही गर्ल बाइयाँ डाले थी, पता नहीं कहाँ से फंसा लिया उसे। सूरज 10 दिनों बाद घर लौटता है, अपना सामान रखकर अपनी माँ और पिताजी के पास बैठा जाता है, बड़ी बड़ी बातें हाँकता है। अब मैं कुछ ही समय में सेक्शन ऑफिसर बन जाऊँ। देखना पिताजी, अब छोटी की भी जल्दी शादी कर देंगे। सूरज के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। वह हमेशा अपने माता पिता की दुखती हर रंग पर हाथ धरता और उन्हें ऐसा जताता कि जैसे कि उसे घर की जिम्मेदारियों की बहुत फिक्र है। इकलौते कुमाऊं पुत्र के आगे माता पिता नामस्तक रहते थे। मजाल जो कोई सूरज की अवहेलना कर दे, उसकी बोली गई हर बात पत्थर की लकीर हो जाती थी और कोई भी उसे नाराज नहीं करना चाहता था। पिता को बहुत कम पेंशन मिलती थी जो कि अधिकतर उनकी दवाइयों में ही खर्च हो जाती थी, पर पिता सूरज को घर पर ही ध्यान देने की हिदायत देते। ऐसा नहीं था कि पिता को सूरज के रंग का ढंग का पता ना हो। पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, परंतु स्वयं कौन अपने सोने को खोटा बोले। रात को राधिका और सूरज के बीच कहा सुनी हो जाती है। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ नज़र आती हूँ? मुझे सब पता है। तुम्हारा क्या चल रहा है? राधिका ने चिल्लाते हुए कहा। जब तुम्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं तो मैं
क्यों तुम्हारे घर में रहूं। सूरज थोड़ा घबरा जाता है, परंतु आज वह राधिका से ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप अपनी तकिया, बिस्तर और मोबाइल फ़ोन लेकर छत पर चले जाता है। राधिका ने अपने सास ससुर को पति के कारनामे बताए, परंतु उल्टा ससुर ने राधिका को अपने हाथ से रहने की हिदायत दे डाली। राधिका कुछ बोल नहीं पाती थी, बस अंदर ही अंदर छटपटाहट महसूस करती। अब यह नित्य का क्रम चला। सूरज अपना खाना खाता और सीधे छत पर चला जाता। घंटों उस लड़की से बतियाता। धीरे धीरे उस घुटन में राधिका का शरीर घटने लगा। वह अपनी मानसिकता संतुलन खो बैठी। घर वालों ने आसपास को राधिका को पागल घोषित कर दिया। सूरज ने राधिका के माता पिता को बुलवाया और घर पर उनकी बहुत बेइज्जती। अपनी पागल बेटी को मेरे गले बांधकर आप चैन की बांसुरी नहीं बजा सकते। आप इसे अपने साथ ले जाओ, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सूरज की माँ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। इसको शर्म नहीं आती, अपने पति पर झूठा इल्ज़ाम लगाती है। यही तो यह चाहती कि हमारा खानदान बदनाम हो जाए और इसकी ननद पर घर बैठी रह जाए। इसके लिए कोई भी अच्छा रिश्ता ना आए। राधिका के माता पिता उसे घर ले आते और अनु के बगैर कुछ ही दिनों में सूरज तलाक के पेपर भिजवा देता है, जिसे वह पहले ही तैयार करके बैठा था। बस एक अच्छे मौके की तलाश में घूम रहा था। आज उसकी ये तमन्ना भी पूरी हो गई। राधिका का केस कुटुंब न्यायालय में चला, जहाँ पर उसे चरित्रहीन, मानसिक रूप से बीमार और बेरोजगार साबित कर दिया गया। इतना बहुत था। उसे अनु से दूर करने के लिए कोर्ट के निर्णय दिया कि महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को राधिका अपने बेटे से मिल सकती है। और इतना सुनकर राधिका बहुत टूट गई। राधिका कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती कि चरित्रहीन का जो दाग उस पर लगाया गया है, वह दाग उसकी ननद का है और पागलपन की डिग्री जो उसे थमा दी गई, वह उसकी चरित्रहीन पति का नतीजा है। परंतु माँ बाप हमेशा उसे समझाते ऐसे तेरे घर की बदनामी हो जाएगी और फिर रिश्ता आगे बन नहीं पाएगा। क्या पता देर सवेर सूरज को अपनी गलती का एहसास हो जाए और बिन माँ के बच्चे को पालना इतना आसान नहीं। वह ज़रूर तुझे वापस ले जाएगा। परंतु राधिका वापस जाना चाहती है या नहीं, उसकी इच्छा का कोई मान नहीं था। राधिका धीरे धीरे माता पिता की देखरेख में ठीक होने लगी थी। उसने एक स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। अपने गुजारे लायक वह कमाने लग गई थी। उसके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था, अपने अनु को अपने पास लाना। परंतु लालची ससुराल वाले पोते को अपने हाथों से निकालने नहीं देना चाहते थे। शायद उसमें भी उन्हें भविष्य का कोई लाभदायक सौदा नजर आ रहा था। राधिका कोर्ट द्वारा तय किए गए समय पर भी अपने बेटे से आसानी से नहीं मिल पाती थी। इसके लिए भी उसे बहुत जद्दोजहद करना पड़ता था। राधिका का मन सूरज और उसके परिवार के कारण घृणा से भर गया था। वह किसी भी कीमत पर अनु को वापस लाना चाहती थी। इसके लिए अपने सागर वशिष्ठ नाम के एक वकील से संपर्क किया और वकील ने उसे पूरा आश्वासन दिलाया। परंतु इसी बीच कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया और सब लोग घर में बंद हो गए। जहां लोग वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे, आसानी से काम कर रहे थे। राधिका वही इंटरनेट होते हुए भी आसान सुविधा का लाभ नहीं ले पा रही थी। 2 महीने हो गए और वह अपने बेटे अनु को देख भी नहीं पाई थी। आज हाईकोर्ट में राधिका का केस जस्टिस SSC शर्मा के सामने आया। पर पुराने केस की पूरी जानकारी पढ़ने के बाद जज को समझ में ज़्यादा देर नहीं लगी। परंतु बच्चे की कस्टडी किसे दी जाए, इसके लिए बच्चे का कोर्ट में होना बहुत ज़रूरी था, ताकि उसकी इच्छा भी पूछी जाए। सूरज ने जज साहब से इल्तिजा की कि सर, वह सिर्फ 3 साल का है। उसे इस बात की समझ नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। उसकी चिंता करने की आप सभी को ज़रूरत नहीं। हम किस लिए बैठे हैं? जज ने हंसते हुए कहा और अनु को हाईकोर्ट में बुलाया गया। कोर्ट रूम में भी माँ को देख अनु जोर से चिल्लाता हुआ आया और माँ से लिपट गया। माँ ने बच्चे को अपने आगोश में ले लिया, खूब सारे चुम्बन जड़ दिए। माँ की गोद में चढ़ अनु बहुत ही खुश नजर आ रहा था। प्रत्यक्ष को प्रणाम की क्या आवश्यकता, और जज साहब को फैसले देने से ज़्यादा सोचने नहीं पड़ा। माँ बेटे का प्यार देखकर उच्च न्यायालय ने कुटुंब न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कहा कि माँ से बेहतर देखभाल कोई नहीं कर सकता। सूरज को राधिका और उसके बेटे का खर्चा देना पड़ा और अब हर दूसरे और चौथे शनिवार को 2 घंटे के लिए पिता अपने बेटे से मिल सकता था। राधिका भी अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थी। उसकी ज़िंदगी को महकने के लिए अनु का आगमन हो गया था और वह
भी ज़िंदगी में आगे बढ़ चली थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बहुत बहुत धन्यवाद।